नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोकसभा का सदस्य कैसे आप बन सकते हैं। अगर आपका भी मन कर रहा है लोकसभा का सदस्य बनने का, तो आप कैसे बन सकते हैं। अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, तो फिर भी क्या आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं या नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोकसभा के सदस्य यदि आप बन जाते हैं या कोई बन जाता है तो उसे कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन सी सुख सुविधाएं मिलती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, या कैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ना कि निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमें बात ये करनी होगी, लोकसभा को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों विधायिका के बारे में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था है, वो है विधायिका, जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे विधायिका के बारे में। तो आइए समझते हैं विधायिका के बारे में। सबसे पहले देखिए, विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका एक ऐसी संस्था है जो क्या काम करती है दोस्तों, कानून का निर्माण करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, अर्थात नए कानूनों का निर्माण करती है, यानी कि नए कानूनों को बनाती है। और साथ ही साथ अगर कोई पुराना कानून बना हुआ है और उसमें कुछ संशोधन करना है, तो वो भी इसी का काम है दोस्तों। किसका? विधायिका का काम है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो विधायिका को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। अब विधायिका को यदि आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इंटरनेट पर आपको विधायिका नहीं मिलेगी, क्योंकि आप विधायिका सर्च करेंगे तो कुछ और ही आपको दिखाई देगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विधायिका का सरल शब्द क्या है, या सरल शब्दों में विधायिका को क्या कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका को सरल शब्दों में दोस्तों कहा जाता है संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। तो ये वही संसद है जिसका काम क्या है दोस्तों, कानून का निर्माण करना। और जो पहले से बने हुए कोई कानून है उस उन कानूनों में संशोधन करने का भी काम किसका है दोस्तों? तो संसद का ही काम है, जिसे विधायिका के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए, संसद के गठन की बात करते हैं तो कैसे संसद का गठन होता है, आइए हम थोड़ा से समझ लेते हैं संसद के बारे में। देखिए, संसद के गठन की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं संसद का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, संसद के गठन की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो संसद में अगर आप देखें तो दो हाउसेस होते हैं। एक तो पहली बात करते हैं लोकसभा की बात की जाती है, और दूसरी बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो हाउस है, एक प्रमुख बॉडी है, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति, अर्थात प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो संसद की बात करते हैं दोस्तों, संसद की बात करते हैं तो संसद के गठन की बात करते हैं तो इसमें तीन प्रमुख बॉडी हैं। एक तो पहली बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं राज्यसभा की, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति की बात करते हैं। ये वही लोकसभा है जिसका अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है, यानी कि चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा का अभी चुनाव होने वाला है। राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका चुनाव हमेशा होता रहता है। जब इसके सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वैसे में अगर आप देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वे क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो 31 सीटें हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो उनमें हम विधायकों को चुनकर भेजते हैं। किसको चुनकर भेजते हैं? विधायकों की बात करते हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं जब सीएम का चुनाव होता है, तो जब सीएम का चुनाव होता है तो समझ लीजिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, या कह सकते हैं जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो समझ लीजिए सीएम का चुनाव हो रहा है। तो ये जितना भी सीएम का जब चुनाव होता है या जितने भी सदस्य चुने जाते हैं, यही सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि बात हमने आपको बताया दोस्तों कि हम विधायकों को चुनते हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है, और हमारे जो एमएलए होते हैं वे किनको चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूं, हमारे देश में ना तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ना ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, बल्कि इनकी नियुक्ति की जाती है। जैसा कि बात करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इसका प्रोसेस मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो आज हम जो समझने वाले हैं दोस्तों, वो लोकसभा के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? तो इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, और अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है दोस्तों, वो लोकसभा का ही चुनाव होने वाला है। कितने सीटों पर चुनाव होने वाला है? तो 543 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 543 की बात करते हैं तो इतने ही सदस्य एक तरह से चुने जाएंगे, यानी कि इलेक्ट किए जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, 543 मतलब क्या हो जाता है कि 543 सांसदों को चुना जाएगा। ठीक है, किन्हें चुना जाएगा? सांसदों को चुना जाएगा, जिन्हें एमपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एमपीज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? एमपीज कहा जाता है। तो इन्हीं का इलेक्शन होने वाला। 543 सीट मतलब कह सकते हैं 543 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, एक सीट इज इक्वल टू एक सांसद होता है। ठीक, एक सीट इज इक्वल टू क्या होता है? एक सांसद होता है। नहीं तो बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं सीट अलग है, सांसद अलग होते हैं। नहीं, जो सांसद होते हैं उन्हीं को, एक सांसद को एक सीट माना जाता है। आइए बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो आपके पास ऑलरेडी है। दूसरी बात करते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप भारत के संसदीय जिले में से किसी एक में पंजीकृत मतदाता भी होने चाहिए, यानी कि जहां से आपको चुनाव लड़ना है वहां के आप मतदाता भी होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस लोकसभा की सीट से आपको लड़ना है वहां के आप मतदाता भी होने चाहिए। अगर आप किसी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है किसी पार्टी के टिकट से आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? केवल और केवल एक प्रस्तावक अपने पास रखना है। बस आराम से आप क्या कर सकते हैं? अपना नामांकन भर सकते हैं और एक तरह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया हुआ है, ना तो बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है, ना ही कांग्रेस ने या सपा ने, कुल मिलाकर किसी भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य आप फिर भी बने, यानी कि फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप लड़ सकते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? निर्दलीय बोला जाता है। जो बिना किसी दल के सहारे खड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? निर्दलीय बोला जाता है। बस उसे केवल और केवल 10 प्रस्तावक की जरूरत चाहिए, बस, यानी कि 10 सपोर्टर उसके साथ होने चाहिए। आराम से वो क्या कर सकता है? अपना नामांकन का फॉर्म भर सकता है और जनता का विश्वास जीतकर वो क्या कर सकता है? लोकसभा में जा सकता है, यानी कि लोकसभा का सदस्य बन सकता है, बशर्ते चुनाव में जनता उसकी सपोर्ट कर दे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा,
जब आप अपना नामांकन भरेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जब आप अपना नामांकन करवाएंगे तो 25,000 रुपए की बात करते हैं, आपको जमानत राशि देनी पड़ेगी कि हाँ एक तरह से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको अपनी जमानत राशि कितनी देनी है, तो 25,000 रुपए देनी है। यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर जो भी कुल मत पड़ रहे हैं, यानी कि टोटल जो वोट पड़ रहे हैं, जितने लोग भी खड़े हैं उनमें से अगर आपको छठा भाग यानी कि 1/6 भाग आपको नहीं मिला, अगर नहीं मिला वोट, तो समझ लीजिए आपकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी, जो आपने दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अगर 1/6 वोट आपको मिल गया, यानी कि 1/6 वोट आपको मिल गया, तो समझ लीजिए आपने जितना पैसा जमा किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जो 25,000 रुपए जमा करेंगे, ठीक है, आपको वोट अच्छा खासा मिलना चाहिए तभी आपका वापस आएगा। अगर नहीं मिला, आपने मजाक के लिए आपने जमा किया है, कह सकते हैं मजाक के लिए चुनाव लड़ा है, तो समझ लीजिए आपका एक भी रुपए वापस नहीं आएगा। वैसे हमारे देश में क्या है कि अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना भी चाहे ना, तो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि हर जगह एक एक बाहुबली खड़ा किया गया है, या हर जगह से एक एक बाहुबली खड़े होते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो आप तो जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत भले ही 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में जी रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है, और बिल्कुल भी सही तरीके से आज भी नहीं होता है। इस बात को मैं ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की जनता भी मानती है। मैं कहता हूं कि जो लोग पिछले 25 साल से खड़े हो रहे हैं, 30 साल से खड़े हो रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, हर बार जनता क्या उन पर विश्वास करती है, तो नहीं करती है। जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बस कोई ऑप्शन ना होने की वजह से क्या होता है, जनता हमारी चुनती है। ठीक है, अगर पूरे ईमानदारी से, मैं कहता हूं कि अगर पूरे ईमानदारी से वोटिंग करवा ली जाए, और हर जगह कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होना चाहे, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहे, और उसे खड़े होने की पूरी आजादी मिल जाए, और उसे पूरी सिक्योरिटी मिल जाए, और उसके जान माल की कह सकते हैं कि पूरी एक तरह से जिम्मेदारी मिल जाए कि हाँ आपको कुछ नहीं होगा, तो मैं कहता हूं जो 25 साल से खड़ा हो रहा है ना, वो हार जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे देश के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हीं लोगों को फिर से जिता देती है जिनको नहीं जिताना चाहती है। आज भी हमारे देश की सरकारें आज भी उतना बेहतर चुनाव की प्रक्रिया नहीं कर पाई जितना चाहिए। अगर देखें आप, तो ना ही हमारा चुनाव आयोग इतना ज्यादा मजबूत है कि एक तरह से मैं तो चुनाव आयोग को भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं मानता हूं। मैंने देखा है कि जहां जहां पर बाहुबली लोग खड़े होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, तो समझ लीजिए कि वो यहाँ से लोकसभा के सदस्य छोड़ो, प्रधान बनने लायक भी नहीं रहता है। तो चुनाव आयोग को थोड़ा से समझना चाहिए, थोड़ा सी कड़ाई लानी चाहिए, चुनाव आयोग को और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या अपने आप को और ज्यादा स्वतंत्र करे, और ज्यादा ताकतवर बनाए अपने आप को, और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार जो है उसे प्रदान करें। वैसे एक केवल किताबों में है, कह सकते हैं हमारे कॉपियों में मिल जाएगा कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या वाकई में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है क्या, तो नहीं लड़ सकता है। ठीक है, चाहे वो मेरे यहाँ की बात करें या आपके यहाँ की बात करें, कोई पहले काफी दिनों से खड़ा हो रहा है तो बस वही जीतता है। आइए खैर हम बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो केवल और केवल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि बात करते हैं, 543 सीटों पर चुनाव होगा। जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगी, जैसे कि मान लेते हैं अभी बीजेपी इस समय चल रही है और कांग्रेस चल रही है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक तरह से बात करते हैं तो कोई ना कोई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जो पार्टी सरकार बनाती है, उस पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि हमारे मंत्रिमंडल में कौन लोग रहेंगे। और फिर क्या होता है, एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि ये प्रधानमंत्री होंगे, ये सारे मंत्री होंगे। वो लिस्ट राष्ट्रपति महोदय के पास चली जाती है, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम एक तरह से नॉमिनेट स्टार्टिंग में लिखा होता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री के लिए है,
उन्हें उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति कर देते हैं या नियुक्त कर देते हैं और उन्हें शपथ वगैरह भी दिला देते हैं दोस्तों। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो हमारे देश में चुनाव किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब जो सांसद होते हैं ना, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें वेतन कितना मिलता है, यानी कि उनकी सैलरी कितनी होती है और उन्हें सुख सुविधाएं कितनी मिलती हैं या कौन कौन से मिलती हैं, आइए समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं, एक अधिनियम बनाया गया है 1954 में। इस अधिनियम के अनुसार कहा गया है एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो एक सांसद की बात करते हैं तो महीने की 1 लाख रुपए तक का उनका वेतन होता है। तो महीने की 1 लाख रुपए तक का उनका वेतन होता है, अच्छा खासा। और अब क्या कहा गया है, 1 अप्रैल 2023 को एक नया नियम लाया गया और इस नियम के तहत कहा गया कि अब से क्या होगा कि एक तरह से हर 5 साल में क्या होगा, या हर 5 साल बाद क्या होगा, सांसदों की सैलरी और उनके जो दैनिक भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी हर 5 साल में, जो कि एक नया नियम आया है 1 अप्रैल 2023 को यह नियम आया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एक सांसद को किसी सदन के सत्र में या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने या संसद के सदस्य से जुड़े किसी भी तरह के काम से यात्रा करने पर अलग भत्ता भी दिया जाता है। मतलब सरकारी कामों से यदि वे जाते हैं कहीं पर तो फिर उन्हें अलग से भत्ता भी दिया जाता है। एक सांसद को रोड से यात्रा कर रहा है यदि वह, तो उसे 16 रुपए प्रति किलोमीटर का भी हिसाब अलग से दिया जाता है, यानी कि 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, उसे भत्ता दिया जाता है अलग से। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखिएगा। घर और ऑफिस के लिए भी क्या कुछ मिलता है? क्या बिल्कुल मिलता है। सांसद को यानी कि जो सदस्य होते हैं उन्हें हर महीने 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के रूप में भी मिलते हैं। इसके अलावा सांसद को दिल्ली में अगर वो रह रहा है तो निवास स्थान या दिल्ली के कार्यालय में टेलीफोन लगवाने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में सारे काम उनके होते हैं। और उसे 50,000 की बात करते हैं, फ्री लोकल कॉल की भी सुविधाएं मिलती हैं। वैसे तो जब से जियो आ गया है तब से इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले एक तरह से पेड हुआ करता था, इसलिए ये चीजें दी गई थी। सांसद को कार्यालय पर व्यय यानी कि खर्च करने का जो भत्ता मिलता है हर महीने, अगर आप देखें तो लगभग 60,000 रुपए भी दिया जाता है। ट्रेवल और मेडिकल के फैसिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। एक सांसद को पास भी दिया जाता है जिसकी मदद से वह किसी भी समय रेलवे में फ्री यात्रा कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। और यह पास जो होता है फर्स्ट एसी का होता है, मतलब कि पहले जो फर्स्ट एसी होती है ना उसका होता है और वो भी बिल्कुल फ्री में होता है। ठीक है, और अगर वो विदेश यात्रा कर रहा है तब उसे टिकट यात्रा भी दी जाती है, यानी कि उसे एक तरह से जो हवाई जहाज का खर्च आता है या विदेश यात्रा की बात करते हैं, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, साथ ही साथ तो विदेश यात्रा के लिए भी फ्री मिलता है, उन्हें एक तरह से टिकट मिलता है। और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है तो वो भी एक तरह से मेडिकल भी उन्हें फ्री मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो लोकसभा के सदस्यों को काफी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अगर कोई सदस्य बन जाता है तो क्या सांसद के काम क्या होते हैं? कुछ नहीं, आप तो जानते ही हैं क्या काम होते हैं। ठीक है, सारे काम इधर उधर के होते हैं और क्या ही करते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि किसको कितना खर्च करना है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो अगर खर्च करना चाह रहा है, पहले क्या था 70 लाख रुपए, सरकारी डेटा के हिसाब से वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ठीक है, अब वही 70 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 95 लाख। यानी कि कह सकते हैं कि सरकारी डेटा के अनुसार एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार लगभग 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। कितने लाख रुपए? 95 लाख रुपए खर्च करता है, खर्च कर सकता है। अगर कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है
तो लगभग अब वो 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पहले 28 लाख रुपए दिया गया था सरकारी डेटा के अनुसार। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर कोई एमएलए बनना चाहता है तो लगभग वो 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जिसकी सरकार कोई हिसाब किताब नहीं लेगी, या कह सकते हैं निर्वाचन आयोग किसी भी तरह के कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। ठीक है। और लोकसभा के अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो लगभग 95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये सब भी ना खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी अच्छी पॉपुलैरिटी है, यानी कि प्रसिद्धि है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्री में भी जीत सकते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है कि 95 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और आप जीत नहीं सकते हैं। बस हमारे देश की जनता को आप ये विश्वास दिलाइए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस एक बार आप हम पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में, अगर आप ने आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो हुई है लोकसभा के बारे में। ठीक है। लोकसभा का सदस्य कौन व्यक्ति कैसे बन सकता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी क्या वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है नहीं, तो ये भी मैंने बता दिया। कितनी सैलरी होती है और कौन कौन से उन्हें सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।